शुक्रिया इस मौके के लिए। क्वेश्चन नंबर 316 श्री रीता ब्राटा बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 316। ऑनरेबल मिनिस्टर, एक विवरण सभा पटल पर रख दीजिए। सप्लीमेंट्री 1 श्री रीता ब्राटा बनर्जी। Thank you, sir. Sir, a crucial factor that determines the demand for any currency is the demand among foreigners for the goods and assets of the country. Since foreigners will first have to purchase the local currency before they can purchase goods and assets, high demand for a country's goods and assets translates to high demand for its currency. Between January 2023 and March 24, foreign portfolio investors pulled out nearly $15 billion from Indian equity markets, leading to a significant pressure on rupee. Sir, through you, I want to know from the government, can the government provide a detailed breakup of sector-wise foreign portfolio investors' outflows and their correlation with the depreciation of our rupee? Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बारे में बात की है कि उससे मूल्य ह्रास हुआ है। मूल्य ह्रास के कई कारण होते हैं, उत्तर सभा पटल पे पहले ही उसको रख दिया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का स्वभाव जो होता है, समानता वो फ्लाई बाई नाइट का होता है। और एफपीआई पिछले कुछ महीनों में अगर भारतीय बाजार से प्रॉफिट बुक किया है उन्होंने, और जो विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार में भरोसे को प्रदर्शित करता है। और पिछले 10 वर्षों में अगर देखें तो विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पे और भारतीय अर्थव्यवस्था पे पूरा भरोसा बढ़ा हुआ है। जहां तक अक्टूबर के बाद निवेशकों का जो पैसा निकला है, अगर आप वहीं मार्च में अगर देखें तो $3.84 बिलियन वापस भी आया है। मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार से जो विदेशी निवेशक वापस आ रहे हैं, ये आने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा वित्तीय बाजार रोबस्ट होकर के उभरा हुआ है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री रीता ब्राटा बनर्जी। Thank you, sir. Sir, the RBI has been using its dollar reserves to prop up the value of the rupee by artificially increasing the supply of dollars in foreign exchange market. Sir, India's current account deficit, CAD, widened to 1.2% of our GDP in Q3 of financial year 2024. Through you, sir, I want to know from the government what policy measures has the government explored to stabilize our currency. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात किया है, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार नीचे आ रहा है। कोविड के वजह से अगर 22-23 में देखें तो जहां $67.1 बिलियन था, वहीं पर 23-24 में घट करके $26.1 हो गया। और 24-25 में देखें तो $21.4 बिलियन हो गया है। सरकार दीर्घकालिक प्रयासों के माध्यम से सभी मंत्रालय और विभागों की योजनाओं के अंतर्गत निर्यात को लगातार बढ़ावा दे रही है ताकि कॉर्पोरेट अकाउंट डेफिसिट कम किया जा सके। और जनवरी से देखें तो आरबीआई ने भी लगातार उस पर प्रयास किया है कि 2025 में प्रवासी भारतीयों को एक विशेष अनिवासी रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है। आरबीआई द्वारा बैंकों को दिसंबर 2024 से एफएनसीएनआर जमा राशियों का ब्याज दर ऑफर करने की अनुमति भी दी है। एफपीआई द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक विदेशी निवेश को एफडीआई में बदलने के लिए एक फ्रेमवर्क नवंबर 2024 में जारी किया गया है। ऑटो रोड से विदेशी वाणिज्यिक उधार सीमा को बढ़ाकर $1.5 बिलियन कर दिया गया है। इसके अलावा डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए आरबीआई और सरकार भी कई प्रकार दीर्घकालिक प्रयास किए जा रहे हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर सिकंदर कुमार। Thank you, sir, for the opportunity. With your permission, I would like to know from the Honourable Minister that what is the present status of rupee in comparison to US dollar? Is there any appreciation or depreciation in the value of rupee in comparison to US dollar for the last 2 years? Honourable Minister.
माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत स्थिति में है। और अगर देखें तो जहां तक मूल्यों की ह्रास का विषय माननीय सदस्य ने कहा है, अगर देखें तो 2014 के पहले मूल्यों का ह्रास एक बड़ी डबल डिजिट में हुआ करता था, लेकिन 2024 से 26 मार्च 2025 तक देखें तो मात्र 2.2% का ह्रास हुआ है। अगर उसमें अगर आप पूर्व एशियाई का देखें, अवगत कहा तो दक्षिण कोरियाई युआन यहाँ 10.5% से घटा है, वहीं इंडोनेशिया रुपया 8.7% से घटा है, वहीं मलेशियाई रिंगिट 6.9% से गिरा है, वहीं पाउंड 3.6% से और यूरो 3.4% से कमजोर हुआ है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल मजबूत हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री जी की देखरेख में हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष दर वर्ष बेहतर कर रही है। सप्लीमेंट्री 4 श्री मिलिंद देवड़ा। Sir, thank you very much for giving me an opportunity. Sir, the question by my friend may have been slightly political in nature, but unfortunately it's lost its relevance because the question was about the rupee depreciating against the dollar. But in the last month, we have seen the rupee appreciating against the dollar. From a high of 88 rupees or so, today the rupee is around 85 rupees to the dollar. So firstly, I congratulate the Finance Minister, the Finance Ministry for undertaking many steps to encourage FDI in many sectors, which will enhance our forex reserves, which essentially will make our rupee far more stronger. But a stronger rupee against the US dollar is certainly good for India's imports, but it puts some pressure on our exports. And what we are seeing in the US with higher inflation, with tariffs being imposed, that is essentially making the US dollar weaker relative to the Indian rupee. So my pointed question to the Finance Ministry would be, what are their steps while we see the rupee becoming stronger against the US dollar to ensure that our exports remain competitive in the months to come? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, मोदी सरकार जब से आई है तब से हमारे देश में निवेश कैसे बढ़े और निर्यात कैसे बढ़े, और उसके लिए अगर देखें तो मैंने पहले भी कहा कि सभी मंत्रालयों के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात देश का बढ़े ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो और निर्यात ज़्यादा हो। सप्लीमेंट्री नंबर 5 श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। I would like to ask through you, sir, what impact has the weakening of the rupee had on inflation, trade balance, and foreign debt servicing, and what steps is the government taking to mitigate these effects? Yes. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक रुपए का सवाल है, अगर देखें तो विदेशी मुद्रा का सापेक्ष रुपए का मूल्य बाजार से निर्धारित होता है, और रुपए के मुकाबले जब डॉलर महंगा होता है तो हमारा आयात थोड़ा महंगा होता है, लेकिन केवल घरेलू बाजार की कीमतों में के कई अन्य कारकों पर भी निर्भर होता है, जैसा कि मौसमी कारण हो, सप्लाई चेन में बाधा हो, डिमांड सप्लाई में गैप हो, और सरकार महंगाई पर निरंतर निगाह रखती है। अगर देखें तो बीच में मौसमी कारण से जब महंगाई बढ़ा था तो आम आदमी पे बोझ ना पड़े, उसके लिए हमारी सरकार ने तत्काल कदम उठाया था और भारत ब्रांड के तहत सस्ते दरों पे खाद्यान्न आम लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया था। और साथ ही साथ दीर्घकालीन कदम भी हमारी सरकार उठा रही है कि जैसे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इम्पोर्ट ईंधन का होता है, पेट्रोलियम पदार्थ का होता है, उसके लिए हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग का व्यवस्था सरकार बना रही है। वहीं पर सोलर एनर्जी जो आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में हम तीसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं, उस पर हम बढ़ावा दे रहे हैं। सूर्य घर योजना के माध्यम से ऊर्जा में आत्मनिर्भर को बढ़ावा हम दे रहे हैं। अभी हाल ही के बजट में आप देखें तो पल्स मिशन हम लेकर के आए हैं ताकि दलहन में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े, और साथ ही साथ पीएम धन धान्य योजना भी हम लेकर के आए हैं ताकि आत्मनिर्भरता हमारी बढ़े। इन सभी का नतीजा है कि जहां तक महंगाई का सवाल है, अगर देखें तो फरवरी 2025 तक जो मुद्रास्फीति हमारी 3.6 रही है, जो 7 महीने में सबसे कम स्थिति रही है। अगर आप हेडलाइन इन्फ्लेशन की भी बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में
सब कम रही है, जो कि 24-25 में मात्र 4.7 रही है। Honorable Finance Minister to supplement. Just to add to what my honourable colleague has answered, on the foreign exchange reserve and also the question of how our current account deficit is going to be, how is it being managed, and a sense of worry which comes out in, and rightly, in the minds of the members of parliament, I just want to assure you that total foreign exchange reserve as of 21st March 2025 is $658.8 US billion, and we are the fourth largest in terms of foreign exchange reserves that any country holds. Fourth largest, which means the amount that we hold in foreign exchange reserve is good enough to take care of 11 months of our imports, if I can just translate it. So I would want the honourable members to take note of the fact that even though there has been a little fall in the foreign exchange reserve, and there were also questions about is it depleting because the Reserve Bank is intervening in the currency market and so on, today the position is that we are the fourth largest among all countries in terms of the foreign exchange reserve that we hold, and as I said and I repeat, 11 months of our imports can be taken care of. Question number 317, Dr. Ashok Kumar Mittal. Supplementary one, Dr. Ashok Kumar Mittal. सर, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 22 नए एम्स खोलने की घोषणा की, जो कि सराहनीय है। लेकिन सर, जब हम एम्स का नाम लेते हैं ना, तो भारत के किसी भी नागरिक के मन में एम्स दिल्ली की छवि आ जाती है, जहां सभी डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन सच्चाई है कि पिछले 10 वर्षों में एक भी नया एम्स पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो पाया। सिर्फ 6 एम्स, जो कि आमतौर पे पुराने हैं, अब फुली ऑपरेशनल हैं, 12 एम्स पार्टली फंक्शनल हैं और 4 अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एम्स मदुरई 2015 में शुरू हुआ, वहाँ MBBS की क्लासें भी लग गई, बच्चे पास आउट भी हो गए, लेकिन बिल्डिंग अभी भी नहीं बनी। सर, ये कैसा एम्स है? एम्स लेकिन अपनी बिल्डिंग भी नहीं है। अच्छा सर, इसकी दूसरी बात क्या है कि जो बजट में एम्स के लिए 2200 करोड़ निर्धारित हुए, जो कि कम है, लेकिन ये 2200 करोड़ में सिर्फ 1736 करोड़ खर्च हुए। एक तरफ तो हमारे एम्स नहीं बन पा रहे, दूसरी तरफ जो बजट में पैसा मिला, चाहे कम है लेकिन वो भी नहीं खर्च हो पा रहा। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि जो नए एम्स को पूरी तरह चालू करने की समय सीमा क्या है, और जो बजट खर्च नहीं हो पा रहा उसके पीछे क्या कारण है, और सरकार क्या करेक्टिव एक्शन ले रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न जो पूछा था वो प्रश्न डिस्पैरिटी इन दी हेल्थ सर्विसेज फंडिंग अक्रॉस स्टेट्स था। लेकिन प्रश्न का जो सप्लीमेंट्री आया वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे आया। मैं दोनों विषयों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने स्वास्थ्य विभाग पर के कार्यकलापों पर और कार्य की गतिविधि पर जब चर्चा चल रही थी तो उस समय मैंने बड़े विस्तृत रूप में कहा कि दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 60s में आया। रिकॉग्निशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की 80s में बनी। 20 साल लगे एक इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट बनने में। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक लंबी छलांग लगाई गई है और 10 साल में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। द इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखिए तो इट इज ह्यूज, और हमने कोशिश की है कि हम अंडर सर्व्ड एरियाज को कवर करें। नॉर्थ के जो एरियाज थे, नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज थे, गुवाहाटी में खोला, वेस्ट बंगाल में खोला, उड़ीसा में खोला, तो हम डिस्पैरिटी को भी ध्यान में रख करके हम लोगों ने इसको खोला है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, एक तो मैं धन्यवादी हूं
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, जिन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को पोस्ट्स के सैंक्शनिंग में कोई दिक्कत नहीं दी है और उसको फुलफिल करने में हमारे को पूरी तरीके से सक्षम बनाया है। अब हम उसका सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन में मैंने पहले भी कहा कि एम्स इज अ ब्रांड, और उस ब्रांड को मैं कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं, विभाग कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहा है। वी हैव एवरी एम्स हैज गॉट इट्स ओन सिलेक्शन कमिटी, and that selection committee keeps on meeting at least twice a year. and दूसरी बात ये होती है कि नर्सिंग के लिए भी हम सेंट्रल लेवल पर 2 बार एग्जाम लेते हैं, बी और सी के लिए भी हम एग्जाम लेते हैं। तो फैकल्टी को फुलफिल करने के लिए पूरी ताकत से हम प्रोसेस कर रहे हैं। फैकल्टी में भी हमने रोस्टर्स को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया है, ताकि किसी के मन में न रहे कि SC, ST, OBC इनको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। पूरी जगह देने का प्रयास हो रहा है और उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर हमने 60 पोस्ट की इंटरव्यू लिए तो सिलेक्शन प्रोसेस में वो 20 पर रुक जाता है, रेस्ट नॉट फाउंड फिट, और हम नॉट फाउंड फिट को हम री एडवर्टाइज करके फिर से हम करते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा चल रहा है। अच्छा, 22 इंस्टीट्यूशंस को भरना। अब आपने मदुरई की बात की। मदुरई में इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी हुई है। उसका रीजन रहा फंडिंग के दृष्टि से जायका के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें प्रॉब्लम आई थी, यस। लेकिन नाउ पूरी ताकत से काम चल पड़ा है। 26% से ज़्यादा काम हो चुका है और हम तीव्र गति से उसको 2-3 सालों के अंदर वी विल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम कंप्लीट करेंगे। जो आपने दूसरी बात कही कि कुछ एरियाज़ को आप आगे बढ़ा रहे हो, कुछ एरियाज़ को, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, वो स्टेट्स बनाती है। जो आपने, और स्टेट्स जो बनाती है वो हम फंड करते हैं, और उसको हम फंड करने में कोई भी कमी नहीं रखते। जो उनका रिसोर्स एनवेलप होता है उस रिसोर्स एनवेलप में हम उसको फुलफिल करते हैं। जो आपने कहा ये हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। हम टेक्निकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है, और उसमें मेरा भी ये मानना है कि प्रदेश सरकारें जितनी तीव्र गति से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। मैं पर्सनली भी हेल्थ मिनिस्टर से मिल रहा हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर रहा हूं। मैंने उनको बताया है PM अभीम योजना के तहत 63,000 के आसपास करोड़ रुपीस हैव बीन सैंक्शन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2001 and 2। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस है वो स्टेट्स को गैप, और वो गैप को फिल करने के लिए है। तो उस गैप को फिल करने के लिए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा। मैंने उस समय भी कहा था और आज भी आपको मैं कहता हूं, कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी मैंने कहा था, रेणुका जी उसमें उपस्थित थी, तो मैंने उसमें कहा कि आपको पूरा अधिकार है कि आप डायरेक्टर हेल्थ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उनसे पूछिए कि आपके लिए फंड के लिए आपने इस साल क्या क्या मांगा है और कितना इंप्लीमेंट किया है। यू आर माय एम्बेसडर्स, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। आप पूरी ताकत लगाइए और उसको इंप्लीमेंट कराइए। फंड की कोई कमी मोदी जी के नेतृत्व में नहीं है, जो चाहिए होगा वो मिलेगा। सेकेंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद सर। सर, हम जब भारत में हेल्थ केयर की बात करते हैं तो एक क्रिटिकल पहलू आता है दवाइयों का, जिसमें सस्ती दवाइयाँ, समय पर दवाइयाँ और नई दवाइयाँ। सर, मैं भारत सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपियन संघ में अप्रूव्ड 5 कैटेगरी की दवाइयों को लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स के बिना अप्रूवल करने की इजाज़त दे दी गई, जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन सर, समस्या ये है कि अभी भी ज़्यादातर दवाइयाँ इस कैटेगरीज के अलावा क्लिनिकल ट्रायल में 5 से 20 वर्ष तक फंसी रहती हैं। सर, कोरोना में हमने उसको अप्रूवल दी, वैक्सीन को अप्रूवल दी, जो कि शायद दूसरे देशों में भी क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए थे और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। इसके साथ साथ सर, आज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जैसी एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस एक अलग समस्या आ रही है, जिससे मौजूदा दवाइयों की इफेक्टिवनेस कम होती जा रही है। इसके अलावा भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री का 70% API चीन से आयात हो रहा है, जो कि बढ़ रहा है। 19-20 में 16,000 करोड़ था, 23-24 में 27,000 करोड़ हो गया, जबकि 1990 के दशक में ऑलमोस्ट जीरो था। सर, मेरा प्रश्न है मंत्री महोदय से, क्या सरकार जो बाकी एसेंशियल ड्रग्स है उनकी अप्रूवल और क्लिनिकल ट्रायल
की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई नेशनल लेवल प्लान कर रही है, और जो एपीआई की इंपोर्ट कम हो, हमारी चाइना या बाकी पे डिपेंडेंस कम हो, वह एएमआर से निपटने के लिए कोई योजना बना रही है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, अलग से मुझसे कर लें, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए वी आर गोइंग एज फास्ट एज वी कैन डू। सप्लीमेंट्री 3 श्रीमती सुलता देव। थैंक यू चेयरमैन सर, मैं आपके आभारी हूँ कि मुझे ये सप्लीमेंट्री पूछने के लिए दिया गया। वंदे उत्कल जननी, आज हमारे उड़ीसा का उत्कल जननी का दिवस है। मैं इस सदन से सारे उड़िया को अभिनंदन शुभेच्छा देती हूँ, और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जेपी नड्डा जी से ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि क्यों नाम ले रही हूँ, ये बार बार मेरे उड़ीसा आते हैं, हम उनको उड़ीसा के बारे में सब कुछ पता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, उड़ीसा में जब स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात कर रहे हैं, साउथ उड़ीसा अलग बहुत दूर है, और वेस्टर्न उड़ीसा अलग जगह है, और कोस्टल उड़ीसा अलग जगह है, इनको मालूम है। इसके चलते जो एम्स हमारे भुवनेश्वर में है, बोले कुछ अनसर्व्ड एरिया के लिए एम्स बनाने के लिए भी आज बोले कि 22 एम्स नया बना गया है, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद दे रही हूँ। उड़ीसा के एम्स के लिए भी धन्यवाद दे रही हूँ। मगर मेरा ये प्रश्न है, उड़ीसा में वेस्टर्न उड़ीसा, संबलपुर, कोस्टल उड़ीसा, बालेश्वर और दक्षिण उड़ीसा, कोरापुट में हम लोग डिमांड किए हैं। मेरे नेता नवीन पटनायक जी ने बहुत बार चिट्ठी भी लिखा है कि नया एम्स के लिए क्या मान्यवर मंत्री जी बोल सकते हैं कि उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के ट्राइबल एरिया के लिए एम्स, नया एम्स का कोई योजना है बनाने का? अगर है तो क्या, कैसे है? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो उत्कल दिवस के लिए आपको और समस्त हमारे उड़ीसा के भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपने कहा मैं बार बार उड़ीसा आता हूं, 11 तारीख को फिर आ रहा हूं मैं, तो वहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से ही कार्यक्रम है। जो आपने कहा कि अंडर सर्व्ड एरियाज़ के लिए, अभी मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उड़ीसा में हम लोगों ने शायद 4 से 5 एक्स्ट्रा मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। मैं आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन वो 5 से ज़्यादा ही हैं। बोलांगीर में खुद नवीन पटनायक जी के साथ गया था और वहाँ उसका श्री गणेश किया था, उद्घाटन किया था। हम लोगों ने अंडर सर्व्ड एरियाज़ को ही ध्यान में रख करके इस काम को किया है। मैं माननीय सदस्य से एक ही निवेदन करूंगा कि आप जो पीएम अभीम है उसमें 64,000 करोड़ रुपीस प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी काम के लिए दिया है कि उस गैप को भरा जा सके। तो आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान में अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स के साथ और डायरेक्टर हेल्थ के साथ बैठ करके उसको आप जरा सा देख लें। तो उसको उड़ीसा में, जैसे उड़ीसा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वो दिया गया, मेडिकल कॉलेज ये बरहमपुर में दिया गया, ये बुरला में दिया गया और कटक में दिया गया, यानी 3 तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिए गए हैं और उसी तरीके से नए कॉलेजेस भी खोले गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम अंडर सर्व्ड एरियाज़ को, जो एरियाज़ हैं उनको हम प्राथमिकता दें। आप उसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान में आप डलवा करके भारत सरकार को भिजवाएं। ज़रूर हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान को अक्षरशः पूरा करने का प्रयास करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्री ए रहीम। Thank you, sir. Thank you for this opportunity. So, for the financial year 2023-24, 1,376.70 crore was allotted to Kerala under the National Health Mission, of which 826.68 crore was the union government share. However, 636.88 crore of this amount has not been released to Kerala. The union government claims this is due to the state's delay in branding Ayushman Bharat Health and Wellness Centers as per union government guidelines. Despite of this, the government of Kerala has approved the branding and 72.4% of institutions have already been branded. So my question is, why is the union government not releasing the pending amount to Kerala? And one more question I would like to ask to Honorable
Minister, through you, sir, kindly, what is the reasonable and rational explanation in this branding? What is the reason? What is the rational? Can you brief rationally about the branding? What is the intention of this branding? Honorable Minister. As I said, that under the 2017 health policy, we have enunciated that we will provide equitable, affordable, and quality health care. And for that, what we have tried to do is to see to it that the CHC, the sub-health center and the PHC are being made as Ayushman Arogya Mandir. And we are उसको एक स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है. तो उस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए गाइडलाइंस बनी है. उस गाइडलाइंस को फॉलो करना, दैट गाइडलाइंस हैज टू बी फॉलोड. We have requested the government of Kerala to follow those guidelines. The moment the guidelines are followed, the funding will be released accordingly. As he said, this is actually not in the original question, so I don't have the exact answer about how much funding has been done or how much the funding has not been done. But I can assure the member that if the guidelines are followed, the funding will be done in total. Fifth supplementary, Shri Rajiv Shukla. धन्यवाद सर. सर, मूल प्रश्न तो ये है जो मैंने बजट में भी उठाया था, जो मैं स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब देश का स्वास्थ्य बजट 2% से नीचे ही है तो कहां क्या दे लेंगे, कितनी सुविधाएं दे लेंगे. जब कोरोना आया था तो सबसे ज्यादा चिंता इसी बात पर प्रकट की गई थी कि अगर हमने स्वास्थ्य बजट नहीं बढ़ाया, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बहुत खराब है, लोग परेशान हो रहे थे, त्राई मची थी, लोगों को न ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रहे थे, ना कुछ मिल पा रहा था, एक अजीब किस्म की भयावह स्थिति थी. तो यही उस समय सबके मन में था कि देश का स्वास्थ्य बजट कम से कम दुगना होना चाहिए. सब 4% की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी 2% से नीचे रह गया. तो मैं माननीय मंत्री से यही जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे. उसके बिना कुछ नहीं होगा. राज्यों के पास भी सीमित संसाधन है और तमाम राज्य ऐसे हैं कि संसाधन ही नहीं है. तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य बजट क्यों नहीं बढ़ाया जाता. माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है कि इस पे फोकस करके जो है स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की कृपा कब करेंगे. माननीय मंत्री जी, मैं सभी सदस्यों से विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि यह नैरेटिव न बनाया जाए कि स्वास्थ्य के लिए बजट नहीं है और 2%, 3%, 1%, 1.5% आप कहते हैं. प्रधानमंत्री अभीम योजना में 64,180 करोड़ हैव बीन सैंक्शनड. एक मिनट. उसमें से जब हम उसकी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, सारी चीजों को गैप को भरने के बाद, तो यूटिलाइजेशन समवेयर अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस हुआ है. उसी तरीके से 15th फाइनेंस कमीशन में 70,000 करोड़ हैज बीन सैंक्शन. अमाउंट रिलीज 27,000. यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं आता है. इसलिए इस नैरेटिव से निकल जाएं. सबसे पहले वी हैव टू कम आउट ऑफ द नैरेटिव कि फंडिंग नहीं हो रही है. आप अपने स्टेट से पूछो ना भाई, खर्च किया क्या. मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री, सभापति जी, पिछले टेन्योर में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, जो मैंने टर्शरी कैंसर सेंटर और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स दिए जिसमें 120 करोड़ रुपए दिया गया, वो जब मैं इस टर्म में आया हूं तो उसको इंप्लीमेंट होता हुआ देख रहा हूं. नाउ यू सी द गैप, इतना जो गैप होता है, इस गैप में रीटेंडरिंग. आवर स्टेट सिस्टम्स हैज टू बी इम्प्रूव्ड so that they implement the programs in time and utilize the funds. And the utilization certificate is most important. The moment you utilize, we'll give you the funds. जब आप स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे तभी स्वास्थ्य की बड़ी चिंता करते थे. मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए डॉक्टरों के, और इन्होंने कहा विभाग तो मेरा नहीं है, पर डॉक्टर मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता. मुकुल वासनिक जी ने अच्छी बात की है. निर्मला जी,
Shri Ashok Rao Sankarao Chauhan had asked question number 318. The honorable member had sought my leave and I had granted him leave for unavoidable reasons. Honorable Minister. Statement is laid on the table of the House, sir. Supplementary, Shrimati Maya Narolia. महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय सभापति जी आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर पीएसएफ का क्या प्रभाव पड़ा है एवं प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? माननीय मंत्री जी। सर, जहां तक पीएसएफ का सवाल है, पीएसएफ का कंसेप्ट मोदी जी सत्ता संभालने के पहले ये देश में है ही नहीं था। ऐसे तो जो भी इन्फ्लेशन होता था, प्राइस राइज होता था, इट वाज लेफ्ट टू द गॉड, जो होता है। लेकिन 2015-16 में अंडर द guidance and the leadership of Prime Minister Shri Modi, we started the PSF fund, Price Stabilization Fund, and this Price Stabilization Fund के कारण सर अगर बीच में पॉलिटिक्स करता है तो मैं पॉलिटिकल उत्तर देता हूं सर, आपके अनुमति से। माननीय मंत्री जी, सर आपके कथन से मैं सहमत नहीं हूं। सर, जयराम रमेश जी बीच में पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ये पीएसएफ जैसे मैंने कहा, ये हमने शुरू किया, उसके कारण ओवरऑल जब एल नीनो का इफेक्ट पड़ा और बीच में कोविड का कारण भी कई प्रोडक्शन कम हुआ और एक्सेस रेन हुआ, ये सब के बावजूद जब ओवरऑल प्राइस ज़्यादा हुआ था, तब भी पीएसएफ के फंड के कारण हमने पीएसएफ में वो पीएसएफ और पीएसएस में जो खरीदते वो भी हम पीएसएफ में कन्वर्ट करते हैं और कभी कभी हम मार्केट से भी खरीदते हैं। प्याज भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में हमने प्याज खरीदा था और ये प्याज पहली बार हमने प्याज के एक्सप्रेस 6 ट्रेन फ्रॉम नासिक टू दिल्ली, 3 टू चेन्नई, इतने बड़ी मात्रा में प्याज खरीद के ओवरऑल द इन्फ्लेशन 3.75 से कम हो गया। तो इसके कारण यही है कि पीएसएफ, देयर इज नो सच कंडीशन अंडर द पीएसएफ for the buffer stock is released under the calibrated manner whenever the prices are increased. Because of that, almost food inflation is well under control. Supplementary by Shri Amarpal Maurya. आज मुझे गर्व भी हो रहा है। पहले मैं सुनता था कि अनाज के लिए पहले हम दुनिया के देशों के सामने याचक की भूमिका में रहते थे, लेकिन आज भारत अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना हुआ है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मेरा प्रश्न है, दालों के उत्पादन में भारत का प्रदर्शन कैसा है? क्या हाल के दिनों में दालों का उत्पादन बढ़ा है या कमी आई है? साथ ही उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन की स्थिति क्या है एवं भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या पहल किया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, total requirement of pulses has considerably increased. इसका एक इम्पोर्टेंट कारण है, जो हमने 5 केजी राशन पे दान हो, गेहूं या मिलेट्स हो, जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देना शुरू किया, तब से पल्सेस डिमांड मार्केट में ज़्यादा हुआ है। तो पहले
हमारा डिमांड पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिमांड ज़्यादा हुआ है। इसके अनुसार हम प्रोडक्शन भी कम इम्प्रूव हुआ है, कम हुआ है ऐसे नहीं है। पहले तो 10 ईयर के पहले हमारा 157 LMT था। आज के दिन में इवन टुडे दिस ईयर एक्सपेक्टेशन इज 242 LMT। तो ओवरऑल आत्मनिर्भरता इन पल्सेस जो अभी माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में अनाउंस किया, उसमें तूर में, मसूर में, ऐसे 3 पल्सेस में हम अभी वो नाफेड और NCCF पे जितना उत्पादन होता है उतना प्री रजिस्ट्रेशन के साथ फार्मर्स में डायरेक्टली खरीद रहे हैं। अगर जरूरत है तो हम मार्केट से भी खरीदते हैं। ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विथ नाफेड अभी तक 9 लाख और NCCF 3 लाख फार्मर से 6 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन कर से उनसे खरीदने का भी कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही साथ हमने और एक विषय बहुत इसमें इम्पोर्टेंट कदम लिया है, डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट रेसिलिएंट सीड्स। इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने के लिए सीड्स का इम्प्रूवमेंट के लिए भी कृषि मंत्रालय काम कर रहे हैं। एनहांसमेंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट, उसमें प्रोटीन कंटेंट एनहांसमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर एकड़, वो हमारे बाकी देशों के कंपैरिजन में हमारा कम है, वो ज़्यादा करने के लिए एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कदम उठा रहे हैं। इंप्रूविंग द पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड द मैनेजमेंट एंड ये कर रहे हैं, अश्योरिंग द रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स। तो ये 3 और इसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा तूर, उड़द और मसूर जितने उत्पादन करते हैं उतना पूरा खरीदने का व्यवस्था हम करके, अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा है वो मार्केट में बेच सकते हैं, मार्केट में कम होता है हम जितना ही रेट है हम खरीदते हैं, ये हमने निर्णय किया है। माननीय जया जी। मंत्री जी, are you still importing pulses from other countries into our country, and from where and how many and which are the pulses? Thank you. Honorable Minister. सर, पल्सेस इंपोर्ट का जब सम ऑफ द पल्सेस व्हिच आर कंपैरेटिव, जैसे मैंने कहा 230 LMT इज आवर प्रोडक्शन हो रहा है, 242 इस बार एक्सपेक्टेशन है, 280 LMT इज आवर रिक्वायरमेंट। इसीलिए इंपोर्ट तो हो रहा है। इंपोर्ट में सरकार कोई इंपोर्ट नहीं खरीदते हैं, इंपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ चीजें हमने विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री रखा है। नहीं माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, माननीय सदस्य जानना चाहती थी कि हम कितनी पल्सेज इंपोर्ट कर रहे हैं और उनका स्रोत क्या है। तो ये जानकारी अभी नहीं हो तो माननीय सदस्य को ये जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। सर, मैंने वही कहा, नियरली अबाउट डिफरेंस इज 242 मीन्स 280 हमारा रिक्वायरमेंट है, बाकी 30 तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम कभी भी चना इंपोर्ट करते हैं, तूर इंपोर्ट करते हैं, जहां से इंपोर्ट करते हैं मैं इंफॉर्मेशन उनको भेजता हूं, माननीय जया जी को, सदस्य को भेजता हूं। और मेरी भी एक मदद कीजिए जी। ये कहा जाता है ये मूंग और मसूर की दाल, इसकी सही व्याख्या क्या? जयराम जी, जब आप भी इधर थे और अनेक बार ऐसा हुआ, नहीं सुनते कई बार कहते, द ऑनरेबल मिनिस्टर is very well prepared, but if you ask statistics, and Jayaji is right in asking statistics, and I have ruled from the chair, the honorable minister will make available that information to Jayaji and also information to me कि ये मूंग मसूर की दाल कैसे हुई। मैंने उत्तर में भी कहा द डिफरेंस इज नियरली अबाउट 30 to 40 LMT। इतना तो इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट कौन सा कमोडिटी कहां से करते हैं ये तो मैं सदस्य को भेजता हूं। ऐसे तो 5 ईयर का फिगर में मेरे पास है, लेकिन ये सब मैं पढ़ नहीं सकता हूं। ऐसे तो येलो पेजेस
2018-19 में मंत्री जी 1,50,408 LMT मंत्री जी किया है। ये जानकारी सूचीबद्ध कर एक्यूरेसी के साथ माननीय सदस्य को प्रेषित कर दीजिए और सदन के पटल पर भी रख दीजिए। ठीक है। इस सप्ताह में क्वेश्चन नंबर 319 श्री एम षणमुगम। ऑनरेबल मिनिस्टर। पटल पर रख दी गई। सप्लीमेंट्री नंबर 1 श्री एम षणमुगम। Thank you, sir. Sir, after introduction of GST and abolition of various tariffs, taxes and cess levied in the state government, the volume of state finance has shrunk and the states have to depend only the union government. Our state of Tamil Nadu being coastal state, every year we have to devastate it with cyclone, floods and heavy rains. Our road conditions, infrastructure, bridges, street lights, sanitation, buildings are affected due to natural disaster for which we needed financial assistance has not been extended by the union government. I would like to know from you, sir, whether the union government will give more funds for disaster management to our Tamil Nadu. सभापति महोदय, और अभी माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया कि तमिलनाडु को धन नहीं दी जा रही है, अगर मैं सदन के आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो तमिलनाडु को जो कर हस्तांतरण हुआ है वो 9 से 14 तक 62,758 करोड़ रुपए, और अगर देखें तो 14 से 19 में 1,19,455 करोड़ और 19 से 25 तक 2,33,334 करोड़। वहीं पे अनुदान के रूप में अगर देखें तो 9 से 14 में जहां 35,262 करोड़ और 14 से 19 में 95,734 करोड़ और 219-25 में 1,83,495 करोड़। और विशेष सहायता की जो बात उन्होंने कहा है, अगर आप देखें तो 21-22 में 505.50 करोड़, 22-23 में 4,011.27 करोड़, 23-24 में 5326.42 करोड़, 24-25 में 7345.46 करोड़। जहां तक कर हस्तांतरण का सवाल है सभापति महोदय, अगर 4 से 14 के जो 94,971 करोड़ था और जो 24 में 2,92,113 करोड़ हुआ है, मतलब 207%। उसी प्रकार से अनुदान में भी अगर आप देखें तो 342% की बढ़ोतरी तमिलनाडु में की गई है। और जहां तक वो डिजास्टर की बात कर रहे थे, उसमें तमिलनाडु को अभी 1121.5 करोड़ का भी दिया गया है। उसका डेट भी बढ़ा दिया गया है कि आप उसको खर्च 31/12/2025 तक कर सकते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री एम षणमुगम। Sir, Tamil Nadu rural people are agitated for having due not received from the union government the tune of rupees 4,000 crore from the MGNRA. I would like to know when the fund will be released. Honorable Minister, very pointed question. माननीय सभापति महोदय, MNRG का जहां तक सवाल है, इसका मैं योजना की गाइडलाइन के आधार पर स्टेटों को दिया जाता है और निश्चित तौर से तमिलनाडु को दिया गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी सदस्य बताएंगे तो उसको पूरा किया जाएगा। सप्लीमेंट्री नंबर 3, ऑनरेबल मेंबर श्री पी चिदम्बरम। मिस्टर पी चिदम्बरम। Thank you. I'm glad the Honorable Minister has said that capital expenditure has a multiplier effect. I agree. Now, in the annexure to the answer, they have given the capital expenditure assistance to states for the 3 previous years. A year ended yesterday, 24-25. I have a pointed question. If capital expenditure has a multiplier effect and they swear by capital expenditure, why in the year 2024-25
did the central government's capital expenditure was cut from 11,11,111 to 10,18,429, and why the assistance to states was cut from 3,90,778 to 2,99,891. Together, they cut capital expenditure by almost 1,90,000 crore. Shame. Why? Shame. Honorable Minister. Capital expenditure has not been cut because the previous year it was up to 11.11 lakhs. Actually, in the current budget, in the budget which of this year, which ended yesterday, it has gone up to 11.21 lakh crores. So the capital expenditure has not been cut at all. One. And second, capital assistance to the states from this 11.21 lakh crores has also gone up proportionately. Till earlier it was 1 lakh and then 1 lakh crore for the states. Again, proportionately we brought it up and increased it to 11.21 lakh crores. So cutting down capital expenditure is not the case with us. In fact, I'm talking about 24-25 is, sorry? 25 is the year ending yesterday, right, sir? We are now, the new budget commences from today for 25-26. I'm talking about the year ended. I've appointedly answered the question pointedly asked by the finance minister about the year 25, which ended yesterday. So where am I escaping answer? So I want that. Yes, I'm giving you the numbers. I'll give you the numbers, sir. You can repeat the question if you want. 1 second. Yes. Look at your budget at a glance. For 24-25, the original budget allocation for central government capital expenditure was 11,11,111. But in the year ended, your revised estimate is only 10,18,429. Similarly, for assistance to the states, the budget estimate was 3,90,778. The revised estimate is 2,99,891. I have added the two. You have cut in 24-25 both on your capital expenditure as well as assistance to states about 1,80,000 crore. Why about the year ended yesterday? I'm not talking about 25-26. About the year ended yesterday. I'm not saying something differently. Just by the emphasis, I want to draw the numbers, particularly for the states, sir. The special assistance which is being given to the states for capital expenditure, which is 50-year interest-free, actually 2020-21. Approval was for 11,912 crores, which is actual release was 11,830 crores. 21-22. 15,928 crores approved, released 14,186. 22-23, 95,147 approved, 81,195 released. 23-24, 1,27,492 approved, 1,09,554 released. And for the year 24-25, which ended yesterday, 1,53,673 approved, and what has been released up to 26/3/25, which is pending 4 more days for the final end of the year, up to 26th March 2025, 1,46,362 has been released to the states. Supplementary number 4, Shri R. Girirajan. Shri R. Girirajan. This. I have submitted only for 318. Shri, supplementary number 4 now goes not by default, but by calculation also.
श्री मनोज कुमार झा। माननीय सभापति महोदय, महज 3 दिन और सत्र में बाकी हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर और पूरी टीम उनकी है, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, तमाम सांसद जो पक्ष या विपक्ष के हैं उनको लगातार रिप्रेजेंटेशन मिलता है स्कीम वर्कर की ओर से, आशा हो, रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, क्या स्कीम वर्क और कई राज्यों के फिस्कल कंडीशन इस मानदेय बढ़ोतरी के लिए तैयार नहीं है? क्या सेंट्रली माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी कोई प्लान पे बात कर रही हैं ताकि जो स्किल्ड वर्कर्स की न्यूनतम मजदूरी है वो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्टेट, सब जगह ये बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए? Honorable Finance Minister, the supplementary has no connect. Absolutely, sir. In the least, but it emanates from a pure heart. You will take it into consideration. Last supplementary, Dr. M. Thambidurai. Sir. But it was a very smart mechanism by Professor Manoj Kumar Jha to ask a soothing question and make a point. Yes. Sir, thank you very much, Chairman, sir. The Minister has given, Honorable Minister has given Finance Minister, special assistance loan released under the scheme for special assistance to states for capital expenditure investment during 3 years. Many states have given. The Tamil Nadu is mentioned 21-22, nearly 500 crores, then 4,000 crores next year, then 5,326 crores. This is for capital expenditure, special. I want to know from the Honourable Minister whether the government aware these governments are using, state governments are using this money for the capital expenditure or any other things, whether they have got utilization certificate for they got the money for that special thing. That is I want to know. Honourable Minister. Maybe not the that instant when the money is sent, I wouldn't know whether it is being used for capital expenditure or something. But gradually, with the time lag, with the various ways in which the SNS Sparsh and the various digital ways in which today the money is put into specific nodal accounts for expenditure, we will come to know. But since the member did talk about Tamil Nadu, again, I would like to repeat, in the year 21-22, from when this scheme of special assistance to the states for capital expenditure was introduced in 2021, that year Tamil Nadu did not draw anything on that account. In 21-22, 505.50 crores was drawn. 22-23, 4,011.27 crores was taken. 23-24, 5,326.42 crores was taken. 24-25 up to 26-3-25, that is March 26, 7,345.86 crores have been given. Cumulatively, a total of 17,189.05 have been given for Tamil Nadu, in which, sir, there is an untied portion which goes, and there are additional tied portions. Both untied, additional untied and original untied put together, all untied, is more than 4,500 crores. Sir. But under the categories of tied, where you do with some reforms undertaken, there are several more, all totaling 7,345 has been given to Tamil Nadu. There are 1 or 2 which Tamil Nadu has not taken because they didn't intend or don't want to do the reform. One is on scrapping of old vehicles. They have not taken anything at all. Similarly, on urban planning reforms, not having undertaken any urban planning reforms, no money has been taken for capital assistance. I just wanted to highlight that. And after the completion of the project, the utilization certificate, when it comes to us, it is only then, Honourable Member Thambidurai, I can, through you, inform the member, we can get to understanding whether the money has been used for capital purposes or anything else. Question number 320, Shri Ramjilal Suman. Honourable Minister. सभा पटल पर रख दिया गया। Supplementary number 1, Shri Ramjilal Suman. सभापति जी, हमारे प्रश्न से पहले
स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि यहाँ से जो दिशा निर्देश जाते हैं उनमें राज्य सरकार का जो रवैया है वो थोड़ा लचर है। 2010 का कोई कानून है, उसके मुताबिक भारत सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में आम लोगों को राहत मिले स्वास्थ्य की सेवाओं के संबंध में ये दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। सभापति महोदय भी मंत्री जी ने बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मैं आग्रह यह करना चाहूंगा आपके मार्फत सभापति महोदय कि भारत सरकार जो कुछ लागू करती है, यहां से जो आदेश जाते हैं, फरमान जाते हैं और सरकार जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो राज्य सरकार के मार्फत करती है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आप जो यहां से दिशा निर्देश जारी करते हैं राज्य सरकारों को, अगर राज्य सरकार वो दिशा निर्देश आपका पालन नहीं कर रही है तो क्या आपने कोई ऐसा तंत्र विकसित किया है, मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके चलते राज्य सरकारों पर आप नियंत्रण रखें, उनकी निगरानी करें और जिस मंशा से आपने राज्य सरकार को लिखा है वो मंशा आपकी पूरी हो? मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के प्रश्न से एक ध्वनि आती है कि केंद्र सरकार अपनी पॉलिसीज के बारे में बोलती है और प्रदेश सरकार लचर है शब्द उन्होंने उपयोग किया। इन्होंने आपको कोट किया पर आपने लचर शब्द यूज नहीं किया था। इसीलिए मैं करेक्ट कर रहा हूं कि मैंने कभी नहीं कहा, हमने ये कहा कि द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट हैज टू इंक्रीज एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। दो बातें मैं यहां पर कहना चाहता हूं। प्रदेश सरकार ने और सभी प्रदेश सरकारों ने स्वास्थ्य को निचले स्तर तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं उनकी सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। अभी 100 दिन का नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन का प्रोग्राम हुआ। हमारा टारगेट था 2 लाख हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस के लोग नहीं पकड़ में आ रहे हैं वो उनको स्क्रीन करना, उनको ढूंढ के निकालना। जब हमारे स्टेट्स लगे तो 7 लाख से ज्यादा निकल गए केसेस ट्यूबरक्लोसिस के। ये हमारी इफेक्टिविटी निचले स्तर पर है। कोरोना की महामारी आई, कोई भी वेस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स कंट्रीज ये कोई भी वैक्सीनेशन 60-70% से ज्यादा नहीं कर सके। ये भारत है मोदी जी के नेतृत्व में और वो स्टेट्स हैं जिन्होंने निचले स्तर पर काम किया कि 220 करोड़ डोज और डबल डोज विथ बूस्टर लग करके हुआ। ये किसने किया? एंड व्हाट आर द एरियाज आर लाइक लाहौल स्पीति, एरियाज आर लाइक लद्दाख, एरियाज आर लाइक गढ़चिरौली, एरियाज आर लाइक बस्तर, एरियाज आर लाइक नारायणपुर। ये सब डिफिकल्ट एरियाज, एकदम दूर दराज के एरियाज, यहां भी हमारे वर्कर्स ने पहुंच करके वैक्सीनेशन किया। इसलिए इंप्लीमेंटेशन का पार्ट बहुत अच्छा है। और उन्होंने लेप्रेसी एलिमिनेशन में, कालाजार एलिमिनेशन में, सभी कामों में नीचे स्तर पर हमारे सभी स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जिस पर हमारी तकलीफ आ रही है वो है फंड में, कि फंड की कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन, उसमें उनको और जोर देने की जरूरत है। हमारा हर प्रोग्राम के बारे में समय समय पर उनके साथ माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी वार्ता भी होती रहती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती रहती है। हेल्थ मिनिस्टर से बातचीत करके जहां जहां जो कमी होती है उस पर हम रिपोर्टिंग भी लेते हैं और उनको हम फाइनेंशियली, टेक्निकली सपोर्ट भी करते हैं। सप्लीमेंट्री नंबर 2 श्री रामजीलाल सुमन। जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं सभापति जी, उनकी हालत अच्छी नहीं है। आप एम्स को देख लें सभापति जी, यहां महीनों तक कितना भी कोई सीरियस पेशेंट हो उसको बेड नहीं मिल पाता। परिणाम यह होता है कि आदमी तो खत्म हो जाता है, बीमार आदमी, लेकिन उसको चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती। सभापति जी, इसका परिणाम यह होता है कि फिर निजी हॉस्पिटल में जाता है। निजी हॉस्पिटल में जो फीस का रेट है सभापति जी, उसकी कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। मैं आपके मार्फत मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो निजी हॉस्पिटल हैं,
ये आपके रहमो करम पर जिंदा है, आप इनको संचालन में मदद करते हैं। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today.